हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर अपनी एक राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। चलिए खबर को पूरी तरह से समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पेश की गई थी। याचिकाकर्ता पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि जब संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई प्रावधान नहीं है तो ये पद समाप्त होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियां अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15 के सिद्धांत के खिलाफ थीं। इसमें कहा गया है कि राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियां धर्म और सांप्रदायिक विचारों से प्रेरित होती हैं। इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विचार किया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी तर्क दिया कि राज्यों के उप मुख्यमंत्री राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और राज्य सरकारों के मंत्री होते हैं और ऐसे किसी भी नामकरण से इनकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खंडपीठ ने कहा कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में कोई नुकसान नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति को किसी भी समय एक निर्धारित अवधि के भीतर विधायक बनना होता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नियुक्त किए गए ये व्यक्ति अधिक वेतन नहीं लेते हैं और सरकार में किसी भी अन्य मंत्री की तरह ही होते हैं और हो सकता है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक वरिष्ठ भी हों। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए यह याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सदस्य होते हैं। उनका कोई संवैधानिक कार्यकाल नहीं होता है। इनके पास कोई भी विशिष्ट शक्तियां नहीं होती हैं। एक उप मुख्यमंत्री आमतौर पर गृह मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में एक कैबिनेट पोर्टफोलियो रखता है। आपको बता दें कि सरकार की संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री को कैबिनेट के समानों के बीच पहला माना जाता है, जबकि उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उपयोग गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक स्थिरता और ताकत लाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 में उप मुख्यमंत्री हैं। इन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोरबी जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म स्थान टंकारा में उपस्थित हुई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में देश को सामाजिक न्याय और आधुनिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन समाज से कुरीतियों और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और महिलाओं तथा उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी वकालत का परिणाम आज महिलाओं की प्रगति के रूप में सामने आया है। चलिए अब महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मकसद प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। बाद में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। दयानंद जी के विचार और चिंतन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पब्लिश्ड हैं। दयानंद जाति रहित और वर्ग रहित समाज, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की परिकल्पना करते थे। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्म से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेषित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने इन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया था जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसे चीजों में विश्वास, जीव हत्या, पुरोहितों के श्राद्ध इत्यादि की कड़ी आलोचना की थी। इसी के साथ आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की थी। उन्होंने अंतर जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था।
उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना थी। इस तरह का पहला स्कूल 1886 में लाहौर में खोला गया था। इस स्कूल में पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। हाल ही में खबर आई है कि भारत की यूपीआई सेवाएं और रुपे कार्ड सेवाएं आज 2 विदेशी जगहों में लॉन्च की गई हैं। दरअसल यूपीआई सेवाएं आज श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं केवल मॉरिशस में लॉन्च हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सेवाओं को लॉन्च किया। चलिए समझते हैं यूपीआई और रुपे कार्ड को। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सब इसका यूज डेली बेसिस पर करते ही हैं। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था। यह एक भारतीय फास्ट पेमेंट सिस्टम है। यह यूजर को यूजर द्वारा ही बताए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए का उपयोग करके तुरंत 24 घंटे पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। उसका उपयोग मोबाइल पर 2 बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, लेकिन डिवाइस का मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर होना आवश्यक है। यूपीआई व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M दोनों पेमेंट्स का समर्थन करता है और यह यूजर को पैसे भेजने या प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। अब समझिए कि वीपीए क्या है। वीपीए एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इसको एक यूजर के द्वारा ही बनाया जाता है, जबकि पेमेंट करते समय बैंक खाते की डिजिटल लेन देन के बजाय इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब रुपे कार्ड की भी बात कर लेते हैं। ये भी भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है। इसका उपयोग क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस में किया जाता है। 2009 से 12 के विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वदेशी भुगतान प्रणाली की आवश्यकता के बारे में लिखा था। उस समय पूरे देश में अमेरिकी कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड ही कार्ड उपलब्ध कराते थे। इन दोनों कंपनियों ने पूरे भारत के बाजार पर कब्जा किया हुआ था। इसके अलावा यह अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सदस्यता शुल्क लेने के साथ साथ हर लेनदेन में कुछ प्रतिशत का शुल्क भी लेते थे। इस तरह से यह शुल्क का बोझ बैंकों को अपने ग्राहकों पर डालना पड़ जाता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या यह उत्पन्न हुई थी कि गरीब और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए बैंक खाते कैसे खोले जाएं, क्योंकि उनके खातों के खुलने पर कार्ड या तो वीजा अथवा मास्टर कार्ड देना होगा और इस तरह से बैंक बिना शुल्क लिए ऐसी सुविधा प्रदान कर ही नहीं सकते थे। इसके साथ ही जब ग्राहक किसी दुकानदार या कंपनी से कुछ लेन देन करते हैं तो भी 2 से 3% तक शुल्क लग जाता है। इस कारण छोटे दुकानदार अथवा कंपनियां इस तरह के कार्ड सर्विस देना पसंद नहीं करते थे। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2009 में भारतीय बैंक संघ से गैर लाभकारी कंपनी शुरू करने और वीजा तथा मास्टर कार्ड की तरह घरेलू स्तर पर एक नई कार्ड डिजाइन करने को कहा था। इसकी योजना, कार्यावधि और लागू करने की प्रक्रिया पर साल भर कार्य करने के बाद इस कार्य का दायित्व एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को दिया गया था। इस कार्ड को शुरू में इंडिया पे कहा जाता था, पर बाद में इसका नाम रुपे रखा गया था। एनपीसीआई ने इसे वीजा और मास्टर कार्ड के विकल्प के रूप में बनाया था। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे भारत यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल 2013 में ही शुरू कर दिया था, जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह से कार्य रूप देने में सामान्यतः 5 से 7 वर्ष लग गए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने नए इनोवेशन के लिए जानी जाती है। अगली खबर नासा के ऐसे ही एक अनोखे प्रयोग से रिलेटेड है। दरअसल नासा हमारे प्यारे चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर लगाना चाहती है और इस परियोजना ने अपना प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है। यह पहला चरण विखंडन रिएक्टर का डिजाइन तैयार करने से संबंधित है। देखिए, इस परियोजना का पहला चरण 2022 में शुरू हुआ था और इसमें रिएक्टरों के डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए कई बड़ी कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन भी शामिल थी। कंपनियों को यह ध्यान में रखकर डिजाइन बनानी थी कि रिएक्टर बिजली रूपांतरण, हीट रेजिस्टेंस, बिजली प्रबंधन और वितरण को समायोजित कर सके। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट नासा के आगामी आर्टेमिस कार्यक्रम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रोग्राम में नासा चांद पर मानव बस्तियां बनाना चाहती है और इसीलिए नासा भविष्य में मून स्टेशन
या मानव बस्तियों को नॉन स्टॉप बिजली प्रदान करने के तरीके तैयार कर रही है। दरअसल ऐसे रिएक्टर बनाने के पीछे नासा का यह विजन है कि चांद पर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बने जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कम से कम 1 दशक तक काम कर सके। और अगर यह डिजाइन चंद्रमा पर सफल रहा तो आने वाले दशकों में मंगल ग्रह पर भी इसी तरह के मार्स स्टेशन या बस्तियों को बिजली देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब मन में सवाल आता है कि नासा चांद के फ्यूचर मून स्टेशन या बस्तियों की बिजली जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा की तरफ अपना फोकस क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर जीवन रहने और फलने फूलने में कई प्रमुख चुनौतियां हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है एक स्थायी ऊर्जा स्रोत का होना। निस्संदेह सौर ऊर्जा एक विश्वसनीय विकल्प है, लेकिन यह वहां है जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में और हर समय उपलब्ध हो। आपको ये पता होना चाहिए कि चांद में 14 पृथ्वी दिवस की एक लंबी रात होती है। रात के दौरान लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण सौर ऊर्जा लगातार बिजली उत्पादन के लिए अप्रभावी हो जाती है और इसी समस्या के समाधान के लिए विखंडन रिएक्टरों को एक व्यावहारिक समाधान के रूप में पेश किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के विपरीत परमाणु रिएक्टर सूरज की रोशनी की उपलब्धता की परवाह किए बिना निरंतर चल सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा पर दीर्घकालिक अन्वेषण और विज्ञान प्रयासों के लिए एक परमाणु रिएक्टर एक अच्छा और सक्षम विकल्प है। एक और खास बात यह है कि इन परमाणु रिएक्टरों को रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है जहां सूरज की रोशनी कम या अनुपस्थित है, जैसे कि लंबे समय तक छाया या क्रेटर की छाया में आने वाले क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छाया या क्रेटर की छाया में आने वाले स्थान के आसपास अक्सर बर्फ के भंडार देखे गए हैं। ये बर्फ के भंडार जीवन को बनाए रखने और अन्वेषण की सुविधा के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875, 1876, 1877 या फिर 1874? अगला प्रश्न है, F4S प्रोग्राम का संबंध किससे है? स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से, स्कूलों में पोषण से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से, नवाचार और विकास से, या फिर इनमें में से कोई नहीं? पहला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था? 2015, 2016, 2013 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा PACE यानी पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, जाक्सा, इसरो या फिर ESA? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके योजना के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए सरकार द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिस पर 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना के तहत सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप और सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर और मुफ्त बिजली योजना को लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस योजना के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही इससे 1 करोड़ परिवारों को योजना से सालाना 15 से 18,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही ये 1 करोड़ परिवार सरप्लस पावर बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकेंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी, सप्लाई और इंस्टॉलेशन के जरिए बड़ी संख्या में वेंडर्स के लिए उद्यमी बनने के अवसर पैदा होंगे और मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और रखरखाव के लिए टेक्निकल स्किल्स वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
HAPS या हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स आजकल चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने नई पीढ़ी के मानव रहित विमान वाहन यानी UAV का एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया था। इस प्रोटोटाइप ने हवा में 8.5 घंटे बिताए थे। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसे एक बड़ी प्रौद्योगिकी सफलता या इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में देखा जा रहा है। आप यकीन मानिए, यह कोई साधारण UAV नहीं है। ये जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में उड़ सकता है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और महीनों तक हवा में रह सकता है। ऐसे UAV को एक खास कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन्हें HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स या HALE यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल कहा जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि ऐसे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल्स की जरूरत क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि जिस टाइप के कामों के लिए इस HAPS को बनाया गया है वो अभी वर्तमान में सामान्य UAV और उपग्रहों द्वारा किए जाते हैं। जाहिर है सामान्य UAV और उपग्रहों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, नहीं तो HAPS को डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या है सामान्य UAV और उपग्रहों की सीमाएं, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सामान्य UAV या ड्रोन ज्यादातर बैटरी से चलते हैं और कुछ घंटों से अधिक हवा में नहीं रह सकते। इनकी विशेषताओं में लगातार निगरानी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसके कारण उनकी दृष्टि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। वहीं उपग्रह बहुत बड़े क्षेत्रों का निरीक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन निचली पृथ्वी कक्षाओं में स्थित उपग्रह लगातार टारगेट एरियाज पर नजर नहीं रख सकते। निचली पृथ्वी कक्षाओं के उपग्रह बहुत तेजी से पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और इसलिए एक जगह पर नजर नहीं टिका सकते। वहीं जमीन से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक उपग्रह एक क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकते हैं, लेकिन ये काफी महंगे पड़ते हैं और एक बार तैनात होने के बाद उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बस यही वो स्वीट स्पॉट है जिसके लिए HAPS को बनाया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो इसके नाम में ही इसका कुछ काम छुपा हुआ है। यह एक स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल है, यानी छद्म सैटेलाइट है। ये सामान्य UAV और सैटेलाइट्स के बीच की कड़ी है। ये HAPS जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए एक क्षेत्र में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सामान्य UAV की तुलना में धीमी गति से चलते हैं, यानी लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर इस तरह की धीमी गति का मतलब है कि जमीन पर मौजूद वस्तुएं इनके लिए काफी हद तक स्थिर प्रतीत होती हैं। इस क्षमता के चलते HAPS से 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए HAPS से 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी सब कुछ देख सकते हैं, और यदि आप केवल 1 वर्ग किलोमीटर पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको 15 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन मिल सकता है। दूसरी तरफ से ये भूस्थैतिक उपग्रहों की तरह काम करते हैं, लेकिन अतिरिक्त लचीलेपन के साथ। इनको आसानी से किसी अन्य स्थान पर फिर से तैनात किया जा सकता है या एक अलग पेलोड के साथ फिर से काम पर लगाया जा सकता है, जो कि भूस्थैतिक उपग्रह के लिए संभव नहीं है। देखिए, HAPS व्हीकल्स का मुख्य काम निगरानी के क्षेत्र में है, लेकिन आपदा प्रबंधन जैसी अन्य स्थितियां भी हैं जिसमें यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दिल्ली का तापमान अब बढ़ने वाला है, क्योंकि यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से तकरीबन 200 से अधिक किसान यूनियनों ने दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी कर ली है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने 2 साल पहले किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है और MSP पर कोई भी कानून नहीं बनाया है। किसान यूनियनों की मांग है कि सरकार MSP पर कानून बनाए, यानी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी दे। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 1 महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। देखिए, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर MSP क्या है, ये कैसे तय होता है, किसानों का MSP से रिलेटेड दर क्या है और किसानों की मांग क्या है। चलिए एक एक करके इन सब बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं MSP क्या होता है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसानों की फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। सीधा सा मतलब है कि MSP फसलों की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर किसान अपनी फसल बेचे तो उसको नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब किसान अपनी फसल उगाता है और उसे बेचता है तो सबसे पहले सरकार किसानों से MSP के आधार पर फसल खरीदती है। फिर सरकार इस अनाज को राशन सिस्टम या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत
जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा यह भी उम्मीद की जाती है कि किसान अगर अपनी फसल सीधे बाजार में बेचे तो किसानों को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिले, ताकि किसान मंडी में बिचौलियों के शोषण से बच सकें। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी भी कारण से गिर जाती है, तब भी भारत सरकार फसल को एमएसपी पर ही खरीदती है। ऐसे में किसानों को नुकसान नहीं होता है। अब ये समझिए कि एमएसपी तय कैसे की जाती है। एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सिस्टम यानी CACP की सिफारिश पर तय की जाती है। CACP फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के साथ सुझाव भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी फसलों पर एमएसपी तय होता है? इसका जवाब है नहीं। हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता है। एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर साल फसलों की बुआई से पहले ही एमएसपी तय हो जाता है। बहुत से किसान एमएसपी देखकर ही फसलों की बुआई का फैसला करते हैं। एक और बात है कि 2018-19 के आम बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि सभी लिस्टेड फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तय किया जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब एमएसपी हर बार तय किया जाता है तो किसानों को डर किस बात का है? इससे पहले ये फैक्ट देखिए, 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिला है। एमएसपी तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। कई बार किसानों को मजबूरी में एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं है। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाए तो किसान अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। फिलहाल 23 फसलों में से एक गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है। किसानों को यह भी डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक पॉलिसी है। अब किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें फसलों की कीमत की गारंटी मिल सके। किसान ये भी चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल को अपराध घोषित किया जा सके। इसके साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। हाल ही में पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए यूरोप को एक अधिक क्षमता, सिक्योरिटी और डिफेंस पावर बनाने की कसम खाई है। तीनों देश एक खास चिंता के कारण साथ में आ रहे हैं। यह चिंता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लौट सकते हैं और रूस को यूरोप पर अपनी आक्रामकता फैलाने की अनुमति दे सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों एक विवादास्पद बयान दिया था। इस बयान ने यूरोप में कई लोगों को चौंका दिया था। बयान में ट्रंप ने रूस को किसी भी नाटो सदस्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जो अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा था। ट्रंप की टिप्पणियों ने चिंता पैदा कर दी है कि अगर वह दोबारा चुने गए तो वह रूस को यूक्रेन के अलावा अन्य देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपको बता दें कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अन्य मुद्दों के अलावा यूक्रेन के बारे में बात करने के लिए पेरिस के उपनगर लॉ सेले सेंट क्लाउड में मुलाकात की। इन्होंने तथाकथित वाइमर ट्रायंगल को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं वाइमर ट्रायंगल की। वाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना 1991 में जर्मन शहर वाइमर में की गई थी। इसका उद्देश्य पोलैंड को कम्युनिस्ट शासन से बाहर निकालने में सहायता करना था। 1992 में फ्रांस में वाइमर ट्रायंगल की बैठक में पोलैंड ने जर्मनी और फ्रांस से समझौता किया कि उसे नाटो की यूरोपीय शाखा पश्चिमी यूरोपीय संघ में विशेष संघ का दर्जा मिलना चाहिए। समूह का उद्देश्य सीमा पार और यूरोपीय मुद्दों पर तीन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समूह में सदस्य देशों के बीच सहयोग में अंतर संसदीय संपर्क, सैन्य, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं। इस समूह का सबसे हालिया शिखर सम्मेलन 12 जून 2023 को पेरिस में हुआ था। पहला प्रश्न है, वाइमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एमएसपी से संबंधित शांता कुमार कमेटी किस वर्ष बनाई गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2013? पहला प्रश्न था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1876, 1877 या फिर 1874? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, F4S प्रोग्राम का संबंध किससे है? स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से, स्कूलों में पोषण से संबंधित खाद्य सुरक्षा से, नवाचार और विकास से, या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
हाल ही में 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए सिफारिश की है। यह सिफारिश है एक महामारी योजना और मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण की। यह खास सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि विधि आयोग ने यह पाया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के अधिकारियों की शक्तियों के बीच कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया था, जिसके कारण राहत और बचाव कार्यों में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया था। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के सिलेबस से रिलेटेड है। चलिए अब खबर पर वापस आते हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी के बाद विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था। किस चीज का संज्ञान लिया था? विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान देश में भविष्य की महामारियों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया था। देखिए, 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक औपनिवेशिक कानून का जिक्र हुआ है। यह है महामारी रोग अधिनियम 1897 यानी EDA। 286वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस महामारी रोग अधिनियम 1897 की कुछ सीमाएं बताई गई हैं। जाहिर सी बात है कि औपनिवेशिक शासनकाल का कानून लगभग एक सदी पुराना है और यह आज के समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से अब आउटडेटेड हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 को संक्रामक रोगों के प्रसार के साथ आधुनिक मुद्दों से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण और बढ़ती कनेक्टिविटी के चलते संक्रामक रोग तेजी से एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स में बदल सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि औपनिवेशिक युग के कानून में महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा निर्देशों की कमी है। इसके साथ ही विधि आयोग की यह रिपोर्ट महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन या एक नया कानून पेश करने के लिए व्यापक सिफारिशें पेश करती है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करके यह प्रावधान शामिल करने चाहिए कि एक महामारी योजना तैयार की जाए, लागू की जाए और नियमित अंतराल पर उसे संशोधित भी किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना में क्वारंटाइन, आइसोलेशन और लॉकडाउन्स के प्रावधान शामिल होने चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपायों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। तो देखिए, इस रिपोर्ट में बार बार एक महामारी योजना और एक मानक संचालन प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। क्या है ये? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस महामारी योजना को बनाने का कर्तव्य केंद्र सरकार का है, लेकिन योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से और संबंधित मंत्रालयों के निजी स्वास्थ्य संस्थानों, विशेषज्ञ निकायों और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया यह तय करेगी कि सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियां और दायित्व स्पष्ट रूप से बांट दिए जाएं, ताकि किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के सिचुएशन में एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से सरकारें काम कर सकें। कल के एपिसोड में हमने यह बताया था कि किसान आंदोलन फिर से क्यों शुरू हुआ है और हमने एमएसपी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझा था। लेकिन जब भी किसान आंदोलन होता है तो एक रिपोर्ट का जिक्र भी हमेशा होता है। यह रिपोर्ट है स्वामीनाथन रिपोर्ट। ये वही स्वामीनाथन हैं जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद यूपीए की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह जी। इसी समय नवंबर 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग को स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 2004 से लेकर 2006 तक कई रिपोर्ट पेश की थी। इन रिपोर्ट में भारत में किसानों की समस्याएं सुलझाने और एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव की बात करते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था बनाने, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने, किसानों को गुणवत्ता वाले बीज सस्ते दाम पर देने, सरप्लस जमीन का भूमिहीन किसान परिवारों में बंटवारा, राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन, फसल बीमा योजना को और मजबूत करना, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और किसानों के हित में कृषि नीति बनाने जैसे कई सुझाव दिए थे। हालांकि 2006 से 2024 आ गया और अभी तक किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। लेकिन किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांग होती है वह होती है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की दर तय करना। किसी भी फसल पर एमएसपी कितनी होगी, इसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइजेस तय करती है। इनके पास फसलों की लागत तय करने का एक फॉर्मूला होता है।
इस लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हैं A2, A2 प्लस FL और C2। एक एक करके आइए इन पर बात कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। A2 में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष खर्च को शामिल किया जाता है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार, लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मजदूरी की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। CACP द्वारा A2 प्लस FL लागत पर MSP की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत पर MSP की गणना बेंचमार्क लागत के लिए की जाती है। जबकि CACP की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 2018-19 रिपोर्ट में कहा गया था कि CACP की सिफारिशें A2 प्लस FL लागत पर आधारित हैं। वहीं स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी कि 50% और जोड़कर ही फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। इसको एक उदाहरण से आइए समझते हैं। CACP के मुताबिक 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की फसल पर A2 की लागत 903 रुपए, A2 प्लस FL की लागत 1128 रुपए और C2 की लागत 1652 रुपए तय की गई है, जबकि 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2125 रुपए तय की गई थी। अब अगर स्वामीनाथन कमेटी का C2 प्लस 50% फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2478 रुपए बैठेगी, यानी प्रति क्विंटल गेहूं पर 353 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब देखने में तो ये आंकड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन हम यह समझते हैं कि सरकार को MSP पर अनाज खरीदने में कितना खर्च आता है। देखिए, पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की ओर से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे। सरकार ने बताया है कि 2022 में करीब 1063 लाख टन अनाज की खरीद MSP पर की गई थी, जबकि 2014-15 में 761 लाख टन की खरीद हुई थी। 2014-15 में सरकार ने MSP पर फसल खरीदने पर 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, यानी इस दौरान MSP पर सरकार का खर्च भी लगभग दुगना हो गया है। अब अगर स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले पर MSP तय की जाती है तो सरकार पर सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। कमेंट करके बताइए कि सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें माननी चाहिए या नहीं। एक मुस्लिम राजा ने एक मंदिर के लिए जमीन दान की। मंदिर का लीड आर्किटेक्ट एक कैथोलिक ईसाई है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक सिख है, फाउंडेशनल डिजाइनर एक बौद्ध हैं, डायरेक्टर जैन परंपरा से आते हैं और मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी एक पारसी समूह की है। इन 3 लाइन में पूरी भारतीय परंपरा का निचोड़ छुपा हुआ है और एक महान भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करने वाला यह अनोखा मंदिर है आबू धाबी में बनाया गया BAPS स्वामीनारायण मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 2 दिवसीय UAE यात्रा के दौरान आबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया। यह खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर है। इस 108 फीट ऊंचे मंदिर का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू समुदाय के साथ साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो चलिए आइए समझते हैं मंदिर के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि BAPS क्या है। इस अनोखे मंदिर का निर्माण बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS द्वारा किया गया है। यह हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय का एक संप्रदाय है। आप ये भी जान लीजिए कि BAPS कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। BAPS के पास दुनिया भर में लगभग 1550 मंदिरों का नेटवर्क है, जिसमें नई दिल्ली और गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर और लंदन, ह्यूस्टन, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजल्स और नैरोबी में स्वामीनारायण मंदिर शामिल हैं। अब सवाल है कि UAE में ऐसे मंदिरों को बनाने की मांग कैसे उठी? क्या आबू धाबी में एक बड़ा स्वामीनारायण समुदाय पाया जाता है? BAPS के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इसके 10वें आध्यात्मिक गुरु और संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 को आबू धाबी के रेगिस्तान में एक हिंदू मंदिर की कल्पना की थी, जो देशों, समुदायों, संस्कृतियों को एक साथ ला सकता है।
आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 3.3 मिलियन है। यह देश की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है। इनमें में से लगभग 150 से 200 परिवार BAPS संस्था के फॉलोवर हैं। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। यह मंदिर 7 शिखरों वाला एक पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। ये 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात का रिप्रेजेंटेशन है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जबकि आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का उपयोग किया गया है। मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। वहीं मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं। एक का नाम है सद्भाव गुंबद और दूसरे का नाम है शांति गुंबद। मंदिर की प्रमुख वास्तुशैली विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के चारों ओर 96 घंटियां और गौमुख स्थापित किए गए हैं। ये 96 घंटियां प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन के लिए एक श्रद्धांजलि हैं। इस मंदिर परिसर में नैनो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर भीषण गर्मी में भी आसानी से चला जा सकता है। मंदिर में किसी भी लौह सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में कई अलग अलग प्रकार के स्तंभ देखे जा सकते हैं, जैसे गोलाकार और षटकोणीय, लेकिन एक विशेष प्रकार का स्तंभ भी है जिसे स्तंभों का स्तंभ कहा जाता है। इसमें लगभग 1400 छोटे स्तंभ बने हुए हैं। मंदिर में कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इसके चारों ओर एक पवित्र नदी बनाई गई है। इसके लिए गंगा और यमुना का पानी भी लाया गया है। वहीं सरस्वती नदी को सफेद रोशनी के रूप में चित्रित किया गया है। मंदिर परिसर में भारतीय सभ्यता की 15 मूल्यवान कहानियों के अलावा माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, अरबी सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता, चीनी सभ्यता और अफ्रीकी सभ्यता की कहानियों को चित्रित किया गया है। दुनिया भर के सभी BAPS मंदिरों की तरह यह मंदिर भी सभी के लिए खुला है। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी के चलते नाटो चर्चा में आ गया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि यह उन नाटो सहयोगियों का बचाव नहीं करेंगे जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि रूस को उन नाटो सहयोगियों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात भी ट्रंप ने कह दी है। इस बयान को नाटो की संस्थापक संधि के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन माना जा रहा है। चलिए समझते हैं कि नाटो क्या है। दरअसल शीत युद्ध के बढ़ते तनाव के कारण सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए सन 1949 में नाटो को बनाया गया था। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो की स्थापना यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों द्वारा की गई थी। तब से विस्तार के 9 दौरों यानी 1992, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020 और 2023 में के माध्यम से 19 और देश नाटो में शामिल हो गए हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि देश गठबंधन में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि सदस्यता किसी भी यूरोपीय राज्य के लिए खुली है जो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा योगदान करने की स्थिति में है। किसी देश को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का कोई भी निर्णय सभी सहयोगियों के बीच सर्वसम्मति के आधार पर उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा लिया जाता है। नाटो में वर्तमान में 31 सदस्य हैं। इन सदस्यों को नाटो सहयोगी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश सदस्य यूरोप के हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी इसके सदस्य हैं। सबसे नया सदस्य फिनलैंड है, जो यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण पिछले अप्रैल में शामिल हुआ था। अब बात करते हैं नाटो की संस्थापक संधि के अनुच्छेद 5 की। इसमें सामूहिक रक्षा का सिद्धांत बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि नाटो के एक सदस्य पर हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा। ट्रंप का यह बयान अनुच्छेद 5 से मेल नहीं खा रहा है। ट्रंप ने सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर खुले तौर पर सवाल भी उठाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक और सैन्य ताकत के चलते यह गठबंधन में अब तक का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके परमाणु शस्त्रागार को अंतिम सुरक्षा गारंटी के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने अक्सर अन्य नाटो सदस्यों पर अपना बकाया नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। हालांकि नाटो सदस्यों ने हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने पिछले साल इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया है। पहला प्रश्न है, नाटो की संस्थापक संधि के तहत सामूहिक रक्षा का सिद्धांत किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 या फिर अनुच्छेद 9? अगला प्रश्न है,
MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2003? पहला प्रश्न था, वाइमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर डेनमार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेनमार्क। MSP से संबंधित शांता कुमार कमेटी किस वर्ष बनाई गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2013? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014। एक लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर एक अहम फैसला सुना दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। देखिए, चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश संजीव खन्ना, BR गवई, JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सभी सवालों के सही जवाब सही तरीके से दे पाएं। चलिए अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। देखिए, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने के लिए 2016 और 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से 4 अधिनियमों में संशोधन किया था। ये अधिनियम थे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। ये बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के फैक्टर्स में बेचे जाते हैं। राजनीतिक दलों को इन्हें एक निर्धारित समय के भीतर भुनाना होता है। सबसे खास बात यह थी कि बॉन्ड्स को खरीदते वक्त दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती थी और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड को गुमनाम बॉन्ड भी कहा जाता था। इसी के साथ किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, मतलब कि असीमित संख्या में भी इसको खरीदा जा सकता था। तो चलिए अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक क्यों घोषित किया है। कोर्ट ने कहा है कि फाइनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 137 के द्वारा संशोधित रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 29C1 और फाइनेंस एक्ट्स ऑफ 2017 के द्वारा संशोधित सेक्शन 13A(b) ये सभी अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है और राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना इसके मकसद के विपरीत है। कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि इससे राजनीति में काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। दानदाताओं की गोपनीयता महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी छूट देकर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता हासिल नहीं की जा सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी जानकारी करेगा। भारतीय स्टेट बैंक 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को ये जानकारी सौंप देगा और चुनाव आयोग इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इसके साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड की राशि वापस कर देंगे। किसान आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान एक ब्रिटिश कालीन कानून चर्चा में आया है। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले पंजाब के किसान समूह दिल्ली में विरोध मार्च की तैयारी कर रहे थे। इस बात पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए पंजाब राज्य के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट को निलंबित कर दिया। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटिश युग के कानून के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। यह खबर खास इसलिए बन जाती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर इंटरनेट पर रोक लगाने के लिए
ऐसे आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश युग का यह कानून है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और केंद्र को इस कानून के तहत इंटरनेट सस्पेंड करने की शक्ति मिलती है इसी कानून के नियमों से, जिसका नाम है दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017। यहां आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि 2017 में बनाए गए ये नियम केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी क्षेत्र में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश पारित करने का अधिकार देते हैं। इसी के साथ केंद्रीय गृह सचिव के ऐसे किसी भी आदेश की 5 दिनों के भीतर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। इसी कानून की शक्तियों का प्रयोग करके गृह मंत्रालय ने पंजाब राज्य में 10 फरवरी और 12 फरवरी को 2 आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के चलते पंजाब के 7 जिलों पटियाला, SAS नगर, भटिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, मनसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब के 20 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में 16 फरवरी तक इंटरनेट निलंबित कर दिया गया। देखिए, संविधान के तहत बताया गया है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, तो इंटरनेट बंद करने जैसे आदेश राज्य सरकार के लिए जारी करना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दिया गया था। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में इंटरनेट सस्पेंड की शक्ति केंद्र के पास है। केंद्र सरकार के पास दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के नियमों के तहत ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति है और पंजाब सरकार ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। अब सवाल ये आता है कि क्या पहले भी इन नियमों के आधार पर सरकार ने आदेश जारी किया था? तो जवाब है हाँ। इस प्रावधान का उपयोग पहली बार गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किया गया था। तब दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट निलंबित कर दिया गया था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहां पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके बाद में लगभग 13 महीने तक चले 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट को फिर से निलंबित करने के लिए इन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया था। ओलंपियन बजरंग पुनिया ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। आप तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कानून संघवाद की भावनाओं के विपरीत है, और यह भी बताइए कि अगर आपके पास निर्णय लेने की शक्ति होती तो आप ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करते। जापान को ऐतिहासिक रूप से एक आर्थिक चमत्कार के रूप में जाना जाता है। यह देश भीषण परमाणु हमले की आग में जलकर राख हो गया था और अपनी मेहनत के बलबूते इस सिचुएशन से बाहर निकला और उभर कर अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। बाद के सालों में भी जापान ने एक आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में पहचान हासिल की। चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने के कारण 2010 में जापान अमेरिका के बाद लिस्ट में दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था से गिरकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पर आ गया था। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि जापान अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा। जापान अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे किया है यूरोपीय देश जर्मनी ने। हाल ही में जारी IMF के आंकड़ों से पता चलता है कि जापान 2023 में जर्मनी से पीछे रह गया है। अब दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था है अमेरिका, इसके बाद आता है चाइना, इसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद आता है जापान और उसके बाद हमारा प्यारा भारत। देखिए, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना में एक बड़ा फैक्टर शामिल होता है। इसको नॉमिनल GDP कहा जाता है। यह डॉलर्स के संदर्भ में होती है। जापान की नॉमिनल GDP पिछले साल कुल 4.2 ट्रिलियन डॉलर रही थी, जबकि पिछले महीने घोषित जर्मनी की नॉमिनल GDP 4.4 ट्रिलियन डॉलर थी। विश्लेषकों का कहना है कि आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे जापानी अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को खो दिया है। यह बात इसलिए भी चिंता वाली है क्योंकि जापानी लोगों की उम्र बढ़ने और कम बच्चे होने के कारण जनसंख्या कम हो गई है। तो देखिए, जापान और जर्मनी दोनों ने ठोस उत्पादकता वाले मजबूत छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। जापान के विपरीत जर्मनी ने मजबूत यूरो और मुद्रास्फीति के दम पर एक ठोस आर्थिक आधार बनाया है। वहीं कमजोर येन जापान के लिए नुकसान का काम करता रहा है।
यह नवीनतम आंकड़े कमजोर होते जापान की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में जापान की उपस्थिति कम होने की संभावना है। उदाहरण के लिए कई साल पहले जापान एक शक्तिशाली ऑटो सेक्टर किंग हुआ करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के आ जाने के साथ जापान का यह लाभ भी छिन गया। विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा है और कुछ सालों में भारत नॉमिनल जीडीपी में जापान से आगे निकल जाएगा। अनुमान है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मनुष्य एक बुद्धिमान, जिज्ञासु और खोजी प्राणी है। जब मनुष्य को चंद्रमा पर पानी के निशान मिले तो यह अन्य खगोलीय पिंडों पर जीवन का पहला संकेत था, लेकिन मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा की आग को कभी बुझने नहीं दिया और बाहरी दुनिया के बारे में और जानने की हमारी खोज तब से बंद नहीं हुई है। इसी से रिलेटेड खबर है कि अब वैज्ञानिकों को पहली बार क्षुद्र ग्रहों की सतह पर पानी मिला है। ये एस्टेरॉइड्स हैं आइरिस और मैसालिया। दरअसल पानी की यह खोज आइरिस और मैसालिया क्षुद्र ग्रहों पर सोफिया इंफ्रारेड टेलीस्कोप के डेटा की मदद से ली गई है। आपको बता दें कि आइरिस का व्यास 199 किलोमीटर है, जो अन्य क्षुद्र ग्रहों की तुलना में लगभग 99% बड़ा है। दूसरी ओर मैसालिया का व्यास 135 किलोमीटर है और यह आइरिस के समान एक ही ऑर्बिट में घूमता है। आइरिस और मैसालिया दोनों मंगल और बृहस्पति के बीच 2.39 खगोलीय इकाइयों की औसत दूरी पर स्थित हैं। इनको अपनी एक कक्षा पूरी करने में 3.7 साल लगते हैं। अन्य क्षुद्र ग्रहों की तरह आइरिस और मैसालिया भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिकों का यह लंबे समय से मानना है कि इन क्षुद्र ग्रहों पर अगर पानी किसी भी रूप में मौजूद है तो वह बहुत पहले ही वाष्पित हो जाना चाहिए था, लेकिन हालिया खोज ने इन सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया है। चलिए समझते हैं कि क्षुद्र ग्रहों पर पानी कैसे पाया गया। देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया है कि सोफिया द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से क्षुद्र ग्रहों आइरिस और मैसालिया पर पानी के अस्तित्व का पता चला है। सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। हालांकि यह 2022 में रिटायर्ड हो गई है। यह भी ध्यान रखिए कि यह पहली बार नहीं है जब सोफिया ने ऐसी खोज की है। अक्टूबर 2020 में सोफिया ने चंद्रमा पर पानी की पहचान की थी। ये सारी खोजें वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और जीवन की शुरुआत को जानने में मदद करती हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक पूर्ण सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में OECD के ढांचे के तहत 1973 के तेल संकट के दौरान की गई थी। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2, 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या फिर इनमें में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रो पोर्टल संबंधित है वन्य जीव संरक्षण से, वंचित वर्गों के विकास से, बंजर भूमि को हरा भरा और पुनर्स्थापित करने से, या फिर वित्तीय समावेशन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉन कन्वेंशन का संबंध वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। हाल ही में बॉन कन्वेंशन के COP14 का आयोजन समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। यह स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, या फिर इनमें में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के आधार पर सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी क्षेत्र में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्रीय कानून मंत्री या राज्य कानून मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सोफिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक रोबोट, एक वायरस, क्षुद्र ग्रहों से संबंधित लेबोरेटरी, या फिर इनमें में से कोई नहीं। पहला प्रश्न था, नाटो की संस्थापक संधि के तहत सामूहिक रक्षा का सिद्धांत किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, या फिर अनुच्छेद 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004, 2005, 2006, या फिर 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2004। किसान आंदोलन आजकल खूब चर्चा में है और किसानों द्वारा बार बार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग के कारण स्वामीनाथन आयोग और हरित क्रांति के बारे में आप लोग भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। देखिए, किसानों की सबसे मुख्य मांग है वो है MSP को लेकर कानूनी गारंटी,
किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फॉर्मूला के अनुसार एमएसपी को तय किया जाए। एमएसपी के बारे में हमने काफी डिटेल से सभी विषयों पर पहले चर्चा की है। अगर आपसे वो मिस हो गया है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हरित क्रांति के एक डिफरेंट एंगल की। देखिए, हरित क्रांति ने खेती बाड़ी के तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन इन तरीकों को लेकर आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि इन तरीकों से पर्यावरण और खाद्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन यह आलोचना होती है सिर्फ जमीन के बंजर होने को लेकर, पानी दूषित होने को लेकर, पानी के स्रोतों के खत्म होने को लेकर और एक ही तरह की फसल लगाने को लेकर। लेकिन अब पहली बार इस बात पर फोकस हो रहा है कि कैसे हरित क्रांति ने भारत की पोषण सुरक्षा को कमजोर कर दिया है और कैसे अनाज से पोषक तत्व गायब हो गए हैं और शरीर को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। दरअसल पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के तहत उपयोग किए गए आधुनिक किस्म के गेहूं और चावल के पोषण मूल्य को जांचा है और इसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए हैं। पोषण मूल्य को जांचने का यह अध्ययन बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया था। इस अध्ययन में जानने की कोशिश की गई थी कि ऐसे लोग जिनकी डाइट में मुख्य रूप से अनाज शामिल होता है, उनमें जिंक और आयरन की कमी क्यों होती है। देखिए, वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के बाद के दशकों में अपनाई गई उच्च पैदावार वाली चावल और गेहूं की किस्मों के 7 प्रयोग किए और पाया कि उनमें जिंक और आयरन की मात्रा कम हो रही है। वैज्ञानिकों ने बोला कि इस कमी के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, मिट्टी में पोषण की कमी, और दूसरा, ऐसे अनाज जो पोषण को ही अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते, यानी या तो वो मिट्टी में कमी है या फिर बीज में। इसको पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने फसलों को ऐसी मिट्टी पर उगाया जो पोषक तत्वों से भरपूर थी, ताकि यह कंफर्म हो जाए कि अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बीच कोई संबंध है या नहीं है। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया और पाया कि नई किस्म में 4 महत्वपूर्ण तत्वों कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर की मात्रा परंपरागत किस्मों की तुलना में कम थी। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में जारी चावल की किस्मों में इन तत्वों की मात्रा क्रमशः 337 मिलीग्राम, 19.9 मिलीग्राम और 36.6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम थी। 2000 और 2010 के दशक में आई किस्मों में यह क्रमशः 186.3 मिलीग्राम, 13.4 मिलीग्राम और 23.5 मिलीग्राम तक गिर गई। गेहूं के मामले में भी यही कहानी है। समय के साथ चावल और गेहूं दोनों की नई किस्मों में अन्य सभी लाभदायक तत्वों सिलिकॉन, निकल, सिल्वर और गैलियम की मात्रा कम हो गई है, केवल लिथियम और वेनेडियम को छोड़कर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक बताते हैं कि जब देश ने अधिक पैदावार वाली फसलों को तैयार करना शुरू किया तो उससे उन जीनों का चयन नहीं हुआ जो अनाज में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। हरित क्रांति के तहत पैदावार पर इतना ध्यान दिया गया कि भोजन के पोषण मूल्य की उपेक्षा की गई। आपको बता दें कि भोजन में मौजूद खनिज तत्वों की कुल मात्रा को आयोनोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति से सिर्फ नुकसान ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हरित क्रांति से कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए, भारत में हरित क्रांति की बात करें तो अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को यहाँ अपनाया गया था। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फंडिंग की गई थी। इस प्रयास से हरित क्रांति को कई सारे लाभ मिले। फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आयात में कमी आई, किसानों को लाभ मिला, औद्योगिक विकास की बढ़ती दर देखी गई और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि भी देखने को मिली। हरित क्रांति के कई नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन तो जबरदस्त हुआ, लेकिन मोटे अनाज, दलहन और तिलहन हरित क्रांति में शामिल नहीं हो पाए। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं। इसी प्रकार हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यानी HYVP केवल 5 फसलों तक ही सीमित था। ये फसलें थीं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। इसके साथ हरित क्रांति ने देश में आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ाया, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को बहुत फायदा हुआ और MP, बिहार जैसे राज्यों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। एक बात और, हरित क्रांति में रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ। इससे फसलों को फायदे से ज्यादा नुकसान होता है और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बनता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फॉस्फामिडोन, मोथोमाइल,
ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणामस्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां भी देखने को मिली। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति की आलोचना की जानी चाहिए या नहीं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवासी प्रजातियों पर जारी पहली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट समरकंद में चल रहे CMS के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के दौरान जारी की गई है। CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। चलिए जल्दी से समझते हैं कि रिपोर्ट के खास बिंदु क्या हैं। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में प्रवासी प्रजातियां गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में उन पर जल्द ध्यान न दिया गया तो इनमें से 22% प्रजातियां जल्द विलुप्त हो सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया हर 5वीं प्रवासी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा खतरा प्रवासी मछलियों को लेकर है, जिनकी 97% प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट का अनुमान है कि 44% प्रवासी प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ रही है। हालांकि कुछ प्रजातियों में वृद्धि भी देखने को मिली है। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले CMS यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को समझना जरूरी है। क्या है CMS? CMS का हिंदी में मतलब है प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन। वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संरक्षण में 1979 में विभिन्न सरकारों के बीच एक संधि हो गई थी। इनको प्रवासी भारतीयों के संरक्षण पर सम्मेलन या बोन सम्मेलन का नाम दिया गया था। यह सभी प्रकार के प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। देखिए, प्रवासी प्रजातियों का जीवन बेहद अनूठा होता है। यह प्रवासी प्रजातियां दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह अपने जीवन में भोजन और प्रजनन के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करती हैं। कई बार इनकी यह यात्रा हजारों किलोमीटर की भी होती है। ये कई पहाड़, जंगल, नदियों को पार करते हुए किसी अन्य देश में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जब यह प्रजातियां देश की सीमाओं को पार करती हैं तो उनका अस्तित्व उन सभी देशों के प्रयासों पर निर्भर करता है जहां वे पाई जाती हैं या जहां से होकर ये गुजरती हैं। उदाहरण के लिए मंगोलिया का एक शिकारी पक्षी है अमूर बाज। यह हर साल सर्दियों में मंगोलिया से साउथ अफ्रीका जाता है और साउथ अफ्रीका जाते वक्त नागालैंड की दोयांग झील में रुकता है। अब अगर सरकारों के बीच में कोई समझौता ना हो तो इस पक्षी का व्यापक शिकार हो सकता है और यह विलुप्ति के कगार पर आ सकता है। इसलिए प्रवासी जंगली प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी CMS जैसे समझौते बेहद जरूरी हैं। CMS में 2 सूचियां हैं। पहली सूची में उन प्रवासी प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा है और सूची 2 में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज दुनिया में 133 देश CMS के सदस्य हैं और इस संधि के तहत करीब 1189 प्रवासी प्रजातियों की निगरानी की जाती है। अब वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में CMS में सूचीबद्ध 70 प्रवासी प्रजातियों के लिए खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इनमें स्टोपी ईगल, मिस्र का गिद्ध और जंगली ऊंट शामिल हैं। वहीं इस दौरान केवल 14 प्रजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। इनमें नीली और हम्पबैक व्हेल, सफेद पूंछ वाली समुद्री उकाब और काले चेहरे वाले स्पूनबिल शामिल हैं। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जिन प्रवासी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है उनमें CMS के तहत सूचीबद्ध न होने वाली 399 प्रजातियां भी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से पक्षी और मछलियों की प्रजातियां शामिल हैं। रिपोर्ट में इंसानी गतिविधियों को इन प्रवासी प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इंसानी गतिविधियों के चलते इनके आवासों को नुकसान हो रहा है। साथ ही जिस तरह से इंसान इन प्रवासी प्रजातियों का दोहन कर रहा है वो इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि CMS में सूचीबद्ध प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से 51% को संरक्षित क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त नहीं है, जो इनके संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों ने भी प्रवासी प्रजातियों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह भी अनुमान है कि जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है उसके चलते आने वाले दशकों में जैव विविधता पर जलवायु में आते बदलावों का प्रभाव कहीं बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि अगर तापमान बढ़ता चला गया तो ये प्रवासी प्रजाति बहुत जल्द, बहुत देर में या बिल्कुल भी प्रवास न कर पाने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ता तापमान इनके लिंगानुपात को भी बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप समुद्री कछुओं को ही ले लीजिए।
समुद्री कछुओं में भ्रूण का लिंग तापमान पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, जलवायु में आता यह बदलाव उनके भोजन खोजने के समय को भी कम कर सकता है। उदाहरण के लिए अफ्रीकी जंगली कुत्तों की बात करते हैं। ये अत्यधिक गर्मी में कम भोजन एकत्र कर पाते हैं और इस तरह ठंडे समय की तुलना में गर्म तापमान के दौरान उनके कम बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि यदि सभी स्तरों पर मजबूत और समन्वित कार्रवाई की जाए तो इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है, जैसे हमें ऐसे ही कुछ साइप्रस में देखने को मिला है। यहाँ पक्षियों को पकड़ने के अवैध जाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पक्षियों की आबादी में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह कजाकिस्तान में मिलकर किए गए संरक्षण और बहाली कार्य की वजह से साइगा एंटोलोप, जो कि लंबे सींगों वाले हिरन की एक प्रजाति है, उसे विलुप्त होने की कगार से वापस लाया जा सका है। कमेंट करके उन प्रवासी पक्षियों का नाम बताइए जिनको आपने कभी देखा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के उल्लेखनीय कामों से रिलेटेड एक सुखद डाटा सामने आया है। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। आरपीएफ ने जनवरी 2024 के दौरान अपने द्वारा चलाए गए कई अभियानों के तहत कुछ सराहनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। चलिए जल्दी से हम इन अभियानों के बारे में समझ लेते हैं। पहला है नन्हे फरिश्ते। इसके तहत खोए हुए बच्चों को बचाया जाता है। मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बच्चे विभिन्न कारणों से अपने परिवारों से अलग हो गए थे और आरपीएफ ने उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। दूसरा है ऑपरेशन जीवन रक्षा। इसके तहत आरपीएफ की सतर्क और त्वरित कार्रवाई ने 233 यात्रियों की जान बचाई, जो चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनावश गिर गए थे और पहियों के नीचे फंसने से बाल बाल बच गए थे। अगला है मेरी सहेली पहल। इसके तहत आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया और मेरी सहेली पहल की शुरुआत की। जनवरी 2024 के महीने के दौरान 229 मेरी सहेली टीमों ने 13,615 ट्रेनों में भाग लिया और 4.1 लाख महिला यात्रियों को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया। इसी के तहत आरपीएफ ने महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा करते पाए गए 7,402 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। इसके तहत दलालों पर नकेल कसी गई है। आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने में 379 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की। ये व्यक्ति ट्रेन की टिकट की दलाली में धर दबोचे गए थे। अगला अभियान है ऑपरेशन नार्कोस। इसके तहत आरपीएफ ने नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों का मुकाबला किया। इस सराहनीय प्रयास में आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने के दौरान 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और नशीले पदार्थ जब्त कर लिए। इनकी कीमत 4.13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा भी चलाया। आपको बता दें कि आरपीएफ रेल यात्रियों के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है। जनवरी 2024 में आरपीएफ ने यात्रियों के खिलाफ अपराधों में शामिल 225 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी पुलिस को सौंप दिया। ऐसे ही ऑपरेशन संरक्षण के माध्यम से यात्री सुरक्षा बनाए रखने और रेलवे सेवाओं की सुरक्षा के प्रयास में आरपीएफ ने जनवरी 2024 में चलती ट्रेनों पर पथराव के खतरनाक कृत्य में शामिल 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही जरूरतमंदों की सहायता के लिए ऑपरेशन सेवा चलाया गया है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ आरपीएफ ने जनवरी 2024 के महीने में रेल यात्रा के दौरान 227 बुजुर्ग, बीमार या घायल यात्रियों को सहायता प्रदान की है। अगली खबर भारत की सीमा रक्षा से रिलेटेड है। हाल ही में चीनी लोगों ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे कई मॉडल बॉर्डर डिफेंस विलेजेस पर कब्जा करना और बसना शुरू कर दिया है। इन मॉडल बॉर्डर डिफेंस विलेजेस को जियांगकांग कहा जाता है। दरअसल 2019 से चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, जो भारत और चीन को अलग करती है, के किनारे किनारे गांवों का निर्माण कर रहा है। ये गांव कुछ महीने पहले तक खाली थे, लेकिन अभी हाल ही में यहां काफी बड़ी हलचल देखी जा रही है।
सुरक्षा अधिकारियों से पता चला है कि एलएसी के पास और लोहित घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के सामने के कुछ गांवों पर अब चीनी निवासियों का कब्जा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जियाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज क्या है। देखिए, चीन पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साथ भारत की सीमाओं पर 628 जियाओकांग या समृद्ध गांवों का निर्माण कर रहा है। इनका निर्माण लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सीमाओं सहित एलएसी पर किया गया है। इन संरचनाओं में अधिकतर 2 मंजिला बड़ी और विशाल इमारतें भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इनमें से अधिकांश नियोजित गांवों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। चीन की भूमि सीमाओं का एक नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया था। यह कानून 2021 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा चीन की भूमि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पारित किया गया था। यह कानून यह निर्धारित करता है कि राज्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलेपन का समर्थन करने, ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार करने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए उपाय करेगा। इस प्रकार यह सीमा कानून सीमा रक्षा गांवों के कार्यक्रम को कवर करता है। हालांकि इन गांवों को बनाने का असली मकसद अस्पष्ट है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे हैं, यानी इनको नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार रक्षा एंगल से यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको एलएसी के साथ कुछ क्षेत्रों पर चीनी दावों के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, एलएसी की सटीक सीमा वर्षों से दोनों देशों के बीच विवाद का कारण रही है। भारत इसे 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन का कहना है कि यह लगभग 2000 किलोमीटर है। एक सवाल यह भी है कि भारत के उत्तर पूर्व में चीन द्वारा और कौन सा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र और सियांग घाटी समेत एलएसी पर लगातार बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इसमें दर्रों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नई सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल है। चीन भूटानिक क्षेत्र में मकान और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण भी कर रहा है। अब ये भी समझते हैं कि भारत इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत सरकार ने अपने सीमावर्ती गांवों को सभी सुविधाओं और पर्यटक आकर्षणों के साथ आधुनिक गांवों में विकसित करने के लिए 2022 में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP पर आधारित है। कार्यक्रम के तहत भारत ने पहले चरण में 663 सीमावर्ती गांवों को आधुनिक गांवों में विकसित करने की योजना बनाई है। उनमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे कम से कम 17 ऐसे सीमावर्ती गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकास के लिए चुना गया है। भारत ने नई सड़कों, पुलों और हेलीपैडों के निर्माण के साथ अपनी सीमा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और आगे की कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एलएसी के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने और पूर्वोत्तर में अंतरघाटी कनेक्टिविटी में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। कमेंट करके बताइए कि चीन के इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसेट 3DS सैटेलाइट को PSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक हाईटेक वेदर सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनियों में मदद करना है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2, 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं या इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित दुनिया का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया फाल्कन फाउंडेशन ग्रुप संबंधित है अंतरिक्ष स्टेशन से, वैश्विक महामारी से, ओपन सोर्स जनरेटिव AI मॉडल से या फिर पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, चावल और गेहूं में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और जिंक, आयरन और कॉपर, सिलिकॉन और निकल, सिल्वर और गैलियम। उपयुक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 या 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं या फिर 1, 2, 3 और 4 सही हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF से संबंधित अभियान है नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन जीवन रक्षा, मेरी सहेली पहल और ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन उपलब्ध और नार्कोस, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा और संरक्षण। उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 4 सही हैं या फिर 1, 2, 3 और 4 सही हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक पूर्ण सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में OECD के ढांचे के तहत 1973 के तेल संकट के दौरान की गई थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रो पोर्टल संबंधित है वन्य जीव संरक्षण से, वंचित वर्गों के विकास से, बंजर भूमि को हरा भरा और पुनर्स्थापित करने से, वित्तीय समावेशन से। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉन कन्वेंशन का संबंध वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से है। हाल ही में बॉन कन्वेंशन के COP14 का आयोजन समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया। यह स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र आधारित अंतर सरकारी संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के आधार पर सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी क्षेत्र में इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? केंद्रीय कानून मंत्री या राज्य कानून मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, या इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प बी। और अगला प्रश्न था, सोफिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक रोबोट, एक वायरस, क्षुद्र ग्रहों से संबंधित लेबोरेटरी, या फिर इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प सी। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।